Assalamu alaikum. My name is Taimur Khalid and you are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is consignment accounts. In this lecture we will discuss about normal loss of stock, abnormal loss of stock and closing stock valuation. इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स कंसाइनमेंट अकाउंट्स पर जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम बात की हमने कि डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, सिंपल कमीशन क्या होता है, ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, अकाउंट सेल्स का मतलब क्या है, अकाउंट सेल्स का जो लेजर बनाया जाता है वो क्या होता है, कैसे बनता है, अकाउंट सेल्स कंसाइनीज का अकाउंट होता है उसमें क्या क्या डिटेल्स क्या क्या मतलब चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट सेल्स कौन सी रिपोर्ट होती है और किसके लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक क्या होती है, कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक या जर्नल क्या होता है, कंसाइनमेंट आउटवर्ड का मतलब क्या है, कंसाइनमेंट इनवर्ड का मतलब क्या है। और इससे जो पिछला लेक्चर था हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि कंसाइनमेंट और सेल्स में क्या डिफरेंट है, फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है या सिंपल इनवॉइस कब यूज़ होती है या उसका मतलब क्या होता है। लेकिन आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम ये सीखेंगे कि नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है। नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक जो है अगर नॉर्मल लॉस हो जाता है तो नॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट्स में किस अकाउंट का पार्ट बनेगा, इसको हम शो करते हैं या नहीं करते, और इसका जो नॉर्मल लॉस है इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट जाता है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा या क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा, हम वो सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। और हम इसको न्यूमेरिकली सीखेंगे यानी प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसका एक फार्मूला यूज़ करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, और क्लोजिंग स्टॉक के फार्मूले से मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉर्मल लॉस की वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो क्यों इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके अलावा जो एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का फार्मूला यूज़ होगा। अब फार्मूला तो यूज़ होगा लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है इसको हम किस अकाउंट का पार्ट बनाएंगे, वो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा, कंसाइनीज अकाउंट का पार्ट बनेगा, या फिर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट बनेगा। इन तीनों अकाउंट में किस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड होगा, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूले में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी और कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। लास्ट में जो हम चीज़ सीखेंगे दैट इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। अब क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। हम सीखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, हम ये भी सीखेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस को एनआरवी कहते हैं, एनआरवी क्या होती है, ये भी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात हम करने लगे दैट इज नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। तो नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब ये है कि ऐसा लॉस जो नेचुरल काजेज की वजह से इंकर होता है, ऐसा लॉस जो नेचुरल काजेज यानी कुदरती आफात की वजह से हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सैलाब आ जाता है, सैलाब की वजह से जो भी नुकसान होते हैं दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, या अर्थक्वेक हो जाता है, जलजला आ जाता है, जलजले की वजह से जो भी नुकसान होते हैं दैट इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो जो कुदरती वजूहात की बेसिस पे हो, नेचुरल काजेज की वजह से हो, दैट लॉस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब जो भी स्टॉक इस वजह से ज़ाया हो जाता है दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। इसके अलावा जो भी अगर नॉर्मल लॉस है दैट इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब ये होता है कि ये मतलब बैकवर्ड से चलता आता है और इसको हम टोटली रिमूव नहीं कर सकते। जो भी नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक है इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये ये क्या होता है, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मतलब विरासत की तौर पे, मतलब जैसे विरासत होती है ना कि जो मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर जो आदत होती हैं उनके पेरेंट्स की आती हैं तो विरासत से आती हैं। तो यहाँ जो नॉर्मल लॉस है ये भी एग्जिस्ट करता है बिजनेस के अंदर, हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करता है, ये भी चलता आता है, इसको टोटली रिमूव टोटली रेडिकेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक है इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल काजेज की वजह से होता है, एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, विरासत के तौर पे। जैसे हम विरासत की बात करते हैं कि विरासत का मतलब क्या होता है कि तो नॉर्मल लॉस भी वैसे ही मूव करता है। ठीक है, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जैसे विरासत मूव करती है तो नॉर्मल लॉस भी 1 ईयर से अनदर नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस को टोटली बंदा बिजनेस से रिमूव नहीं कर सकता, और तो इसको हम इरेडिकेट भी नहीं कर सकते, तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस क्या होगा, इसको हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं लेकिन टोटली इरेडिकेट या टोटली रिमूव बिजनेस से नहीं कर सकते। इसके अलावा अब इसकी एग्जांपल हमने 2 एग्जांपल ले ली कि लॉस जो है ड्यू टू अर्थक्वेक या लॉस बाय फ्लड। इसके बाद जो फर्दर लॉसेज आ जाते हैं दैट इज नॉर्मल लीकेज या लॉस इन वेट ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये नॉर्मल लीकेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ
कि पेट्रोल की एग्जांपल ले लेते हैं कि पेट्रोल मैंने एक बॉटल से दूसरी बॉटल में शिफ्ट किया, मूव किया, तो ऑब्वियसली कुछ पेट्रोल ऐसा होगा जो पहले वाली बॉटल के अंदर रह जाएगा और कुछ पेट्रोल ऐसा होगा जो हवा में उड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब दूसरी बॉटल में पेट्रोल जाएगा तो उतनी क्वांटिटी में नहीं होगा जितनी क्वांटिटी में पहली बॉटल में एग्जिस्ट कर रहा था। इसके अलावा अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बॉल्स हैं, इस बॉल में पानी है और ये बॉल खाली है। अब इस बॉल में जितना पानी, जब इसको मैं शिफ्ट करूंगा इसके अंदर, तो अल्टीमेटली कुछ पानी इसके साथ ही रह जाएगा और कुछ पानी गिर जाएगा। तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है कि जो नेचुरली होता है, इसको हम टोटली रेडिकेट नहीं कर सकते, हम इसको सिंपली मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये इनहेरिटेड होता है इसलिए टोटली रेडिकेट हम नहीं कर सकते। अब नॉर्मल लॉस का इफेक्ट कैसे होगा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, तो ये हम डिटेल में सीखेंगे जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो वहीं पे हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होती है और क्लोजिंग स्टॉक इससे इंक्रीज कैसे होता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, दैट इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। अब एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब ये है कि पहले हमने बात की नॉर्मल लॉस की जो कि नेचुरली होता है। अब एबनॉर्मल लॉस क्या है कि ये ड्यू टू इनएक्सपीरियंस होता है, ड्यू टू नेग्लिजेंस होता है, कि हमारी अपनी लापरवाही की वजह से होता है। कि फॉर एग्जांपल हम मतलब क्या है कि जो है कोई लापरवाही इंसान जो है इंसानी गलती की वजह से कोई भी नुकसान हो जाए, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कि मैं कहता हूँ मेरा बिजनेस है, अब बिजनेस के मैंने अंदर जो है फायर एक्सटिंग्विशर नहीं इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है, तो बिजनेस के अंदर आग लग जाती है, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि मेरी गलती है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लॉस अकर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस, ड्यू टू नेग्लिजेंस, या लॉस बाय फायर, या हम कह सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट। कि फॉर एग्जांपल मैं रात को 2 बजे या 3 बजे गाड़ी में जाता हूँ कहीं बाहर, ठीक है, और बाहर से मतलब कोई चोर आते हैं और मेरी गाड़ी से कोई चीज़ें ले जाते हैं, मेरे पर्स ले जाते हैं, मेरा खुदा न खास्ता कि जो मोबाइल फ़ोन है वो ले जाते हैं, तो अल्टीमेटली दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या जो भी इनएक्सपीरियंस की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से जो भी लॉस होता है, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का फार्मूला क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जब भी हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स के न्यूमेरिकल को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें फाइंड करना होगा एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। तो उसका जो फार्मूला होगा दैट इज इक्वल टू, अब सिंपल सी बात है, इसको फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का मतलब यह है कि जितनी चीज़ें कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उनकी जो कॉस्ट है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर। इसमें हम ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अब भेजने पे या जो भी मतलब खर्चा कंसाइनी ने किया है, बेशक वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बेशक वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो हम जितने भी एक्सपेंसेस कंसाइनर करेगा, बेशक वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बेशक वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो यहाँ पर हम उन दोनों को रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ, अब देखो कंसाइनर के हमने तमाम एक्सपेंसेस डील किए, लेकिन जो कंसाइनी है उसके सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस डील करेंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, उसकी जो डेबिट साइड होती है उसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं, दोज ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, कोल गैस वाटर चार्जेस हो गए, परचेजेस हो गई, ओपनिंग स्टॉक, ये तमाम चीज़ें दीज आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगर कोई इनमें से ऐसा एक्सपेंस है कि जैसे लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर ये कंसाइनी इनमें से कोई एक्सपेंस करता है तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस के फॉर्मूले का पार्ट बनेगा। इन तीनों चीज़ों को हम डिवाइड कर देते हैं, इन तीनों को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स कंसाइंड के साथ।
नंबर ऑफ यूनिट्स कंसाइंड मतलब ये है कि जितने यूनिट्स कंसाइनर कंसाइनी को सेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करें एबनॉर्मल लॉस्ट यूनिट्स। अब एबनॉर्मल लॉस, जितने यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस हुए वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि अब एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट प्लस सेंड ऑन कंसाइनमेंट प्लस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इसके अलावा मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एबनॉर्मल लॉस्ट यूनिट्स के साथ, और डिवाइड किससे कर लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कंसाइंड के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है एबनॉर्मल लॉस का फार्मूला, कि जब भी हमने एबनॉर्मल लॉस फाइंड करना होगा तो हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। जिस क्वेश्चन का पार्ट होगा एबनॉर्मल लॉस, उसको फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने कहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। अब हमने देखना है कि हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर 3 मेन अकाउंट्स बनते हैं, और वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि इन द बुक ऑफ कंसाइनर बनता है। सेकेंडली जो है दैट इज कंसाइनीज अकाउंट। थर्डली जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हमने सिर्फ एक अकाउंट का पार्ट बनाना है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट जो भी होगा, सॉर्ट ऑफ फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का अकाउंट बनेगा, ये हमारे पास सब चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, हम करेंगे दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। एक डमी बना रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी जो यहाँ ये जो क्रेडिट साइड है, यहाँ पर लिखूंगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की जो भी वैल्यू को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। अब अगर एक एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट हमें कोई रिकवरी होती है, इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी होती है या फिर किसी भी इदारे से रिकवरी होती है कोई भी, तो हम क्या करेंगे, जितना एबनॉर्मल लॉस होगा उसमें से वो रिकवरी को लेस कर लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड नेट एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। फिर वो नेट एबनॉर्मल लॉस हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड पर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, और उसके नीचे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमें रिकवरी होगी, बेशक इंश्योरेंस कंपनी से होती है, बेशक रेलवे से होती है, बेशक किसी से भी होती है, वो हम क्या करेंगे, इसके नीचे रिकॉर्ड कर देंगे टुवर्ड्स क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, किस में, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जब भी हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की, तो दैट मस्ट बी टेकन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम पहले सीख लेते हैं कॉस्ट, इसके बाद हम बात करेंगे मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जितने एक्सपेंसेस इंकर होते हैं टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने पे जितना भी खर्चा किया जाता है दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट के बाद जो दूसरी चीज़ है दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू को हम दूसरा नाम क्या होता है, एनआरवी, मार्केट भी कहते हैं मार्केट वैल्यू को, दूसरा नाम क्या होता है, एनआरवी। और एनआरवी क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। इसको आप जी कर लें। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि देखें, एनआरवी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस मेड टू मेक दैट सेल। क्या मतलब क्या है कि एस्टिमेटेड सेल प्राइस क्या होगी, मैं एज्यूम करूंगा, मैं फर्ज कर लेता हूं कि मेरी इतनी सेल्स हो सकती है, ठीक है। अब उस सेल्स को करने पर मेरा कितना खर्चा हो सकता है दैट इज आल्सो एस्टिमेटेड। तो मतलब ये हुआ कि एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस इंकर टू मेक दैट सेल इज इक्वल टू एनआरवी। कि मतलब मेरी एस्टिमेटेड सेल प्राइस, मैं कहता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि जो एस्टिमेटेड सेल प्राइस इज ₹4 लाख। अब इसमें से मैं कर लेता हूँ कि एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस इंकर टू मेक दैट सेल, यानी जो मैं चीज़ सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ सेल करी, मैंने मार्कर ही सेल करना है, ठीक है। तो मैं एस्टिमेट करूँगा मैंने मार्कर को सेल करना है 50 रुपीज़ का। अब 50 रुपीज़ एस्टिमेटेड प्राइस है, इट मे भी 50 का हो 50 का ना हो। अब जो भी एस्टिमेट कर ली प्राइस दैट इज एस्टिमेटेड सेल प्राइस,
अब इस पर जो खर्चा होगा कि ओबियसली मैं इसकी मार्केटिंग करूंगा, मार्केट में लेके जाऊंगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, बाकी फर्दर एक्सपेंस होगा, अगर किसी के थ्रू सेल कर रहा हूँ तो एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा। दैट इज़ माई एस्टिमेटेड एक्सपेंस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंस जो है एस्टिमेटेड सेल प्राइस में से लेस कर लूँगा। मैं कहता हूँ दिस इज इक्वल टू 20,000, तो वैल्यू आ जाती है दैट इज 3,80,000। दिस इज NRV, दिस इज कॉल्ड NRV। और NRV और कॉस्ट प्राइस को मैं कंपेयर करूंगा, इन दोनों में से जो वैल्यू लेस होगी, जो कम होगी, उस पर मैं क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करूंगा। कहां पर, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, और किस साइड पर, टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। अब हम देख लेते हैं कि NRV मेरे पास क्या आ गई, NRV दिस इज इक्वल टू 3,80,000। जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज, अज्यूम कर लेते हैं कि 350,000 है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो वैल्यू किस पे होगा, एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो अब कॉस्ट क्या है मेरे पास 350, NRV 388, मीन्स कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को मूव करूंगा एट 350,000। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ मूव होता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, और कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो ये हम बात कर रहे थे, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। अज्यूम कर लेते हैं ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये रुपीज़ है, पर्टिकुलर रुपीज़ और पर्टिकुलर है। इसके बाद हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो भी सेल्स होंगी, ठीक है, विद द नेम ऑफ कंसाइनी, यहाँ पर हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। और इससे इसके नीचे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है मैंने किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, 350,000 पे। ठीक है, तो 350,000 पर यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बुक है, मतलब जो जिसमें हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डील करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें जो कैलकुलेशन होती है क्लोजिंग स्टॉक की, वो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला होती है। और फार्मूला कैसे होता है, अब हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, फार्मूला कैसे इवेल्युएट होता है क्लोजिंग स्टॉक का। इस चीज़ को रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल लॉस को रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद ये एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को रिमूव कर लिया। ठीक है, बाकी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये चीज़ें सारी एज इट इज़ होंगी। मैं इसके बैक पे लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई किससे करूंगा, अनसोल्ड स्टॉक के साथ, अनसोल्ड स्टॉक से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मतलब यह है कि क्लोजिंग स्टॉक वुड बी इक्वल टू सेम, ये चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी कि कैसे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, यानी जितनी चीज़ें सेंड की कंसाइनर ने कंसाइनी को, उनकी टोटल कॉस्ट क्या थी वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा तमाम एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने इंकर किए वो हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस इंकर किया, वेजेस होगी, फ्रेट इनवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, इसके अलावा जो वेजेस होंगी, ये तमाम जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर उसमें से कोई एक्सपेंस ऐसा है जो कि कंसाइनी ने किया है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक के फार्मूले का पार्ट बनेगा। तो ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अनसोल्ड स्टॉक से। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कंसाइनर ने 500 यूनिट सेंड किए कंसाइनी को फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और उसमें से कंसाइनी ने 450 यूनिट सेल कर दिए, तो अनसोल्ड स्टॉक कितना हो गया, दैट इज 50 यूनिट्स। 500 यूनिट्स कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किए फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और कंसाइनी ने उसमें से 450 यूनिट सेल कर दिए। कितने रह गए, जस्ट ओनली 50। तो 50 क्या है हमारे पास, अनसोल्ड स्टॉक, तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे अनसोल्ड स्टॉक के अंदर। ठीक है, इसके अलावा पूरी इसको कैलकुलेट कैसे, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहाँ से उठाएंगे, कैसे कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर डिटेल में दोबारा समझाऊंगा, तो इजीली समझ आ जाएंगी, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक और चीज़ सीखनी थी यहाँ पर कि नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक को कैसे ट्रीट करेंगे। ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, बता दिया आपको कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। इसके बाद अब हमने इसमें ट्रीट करना है नॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस का फार्मूला हम सीख चुके। अब नॉर्मल लॉस को इसके अंदर ट्रीट कैसे करते हैं, मैं ज्यूम कर लेता हूँ कुछ यूनिट्स को। मैं कहता हूँ कि कंसाइनर ने 500 यूनिट सेंड किए, 500 यूनिट्स सेंड किए, और इसमें से 450 सेल हो गए। 450 यूनिट्स क्या हो गए, सेल हो गए। तो इसका मतलब ये कि अब कितने यूनिट्स अनसोल्ड स्टॉक में कितने पड़े, 50।
अनसोल्ड स्टॉक का पार्ट है, ठीक है। 500 यूनिट्स थे, इसके अलावा सेल कितने हो गए 450 यूनिट्स, और 50 यूनिट्स किसका पार्ट है अनसोल्ड स्टॉक का। तो हमारे पास यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक में कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे। बाकी जो हमारे पास है, अब इसकी कॉस्ट जो भी होगी, मतलब 500 यूनिट जो सेंड किए, अब मैं कहता हूँ एक यूनिट की जो प्राइस थी यानी कॉस्ट प्राइस थी दैट वाज ₹10। तो 500 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, दैट वुड बी इक्वल टू 5000। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या 5000। अज्यूम कर लेते हैं कि जितने एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किए तमाम डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अज्यूम कर लेते हैं कि वो कितने हैं 500 के, ठीक है। इसी तरह हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किए, हम अज्यूम कर लेते हैं कि नील है, कोई एक्सपेंस नहीं किया, ठीक है, जो कि डायरेक्ट हो। इसको हम कर लेते हैं 1000, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा अनसोल्ड स्टॉक कितने हैं 50। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कंसाइंड है 500, सेंड कितने 500 ये। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे है कि हमने बात कर ली, फार्मूला ये होता है, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर आप नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करते हैं कि हमने बात की थी स्टार्ट के अंदर कि नॉर्मल लॉस जो है उससे क्लोजिंग स्टॉक पर क्या इंपैक्ट आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो उसको सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो कंसाइनर है उसने 500 यूनिट्स ऑफ बैग यानी शुगर बैग थे, कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किए फॉर द पर्पज ऑफ सेल। हम अज्यूम कर लेते कितने कि 500 शुगर बैग्स थे, हर एक की जो कॉस्ट थी दैट वाज ₹10। ये सेंड की कंसाइनर ने कंसाइनी को फॉर द पर्पज ऑफ सेल, और कितनी वैल्यू होगी 5000 की। इसका मतलब ये कि फर्दर जो है उसमें से 2 बैग्स ऐसे थे, 2 बैग्स हमने बात की कि और हर एक बैग की वैल्यू ₹10। ये नॉर्मल लॉस का पार्ट हो गया। अब नॉर्मल लॉस का पार्ट कैसे कि वो डैमेज हो गए, ठीक है, कि जब कंसाइनर ने सेंड की कंसाइनी को तो ड्यूरिंग द वे के रास्ते में क्या हो गया वो डैमेज हो गए किसी भी रीज़न की वजह से, और वो कंसाइनी को नहीं मिले। जब कंसाइनी को नहीं मिले इसका मतलब ये कि वो कंसाइनी के पास नहीं है, तो कंसाइनी को अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव होंगे दैट वुड बी इक्वल टू 498 शुगर बैग्स। इसका मतलब ये कि 500 शुगर बैग सेंड किए थे, हर एक की कॉस्ट थी ₹10, वैल्यू आ गई 5000। तो 2 शुगर बैग्स ऐसे थे जो कि नॉर्मल लॉस हो गए यानी डैमेज हो गए। तो डैमेज क्या है दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो हर एक की कॉस्ट क्या थी 10, तो दैट इज इक्वल टू 20। इसके बाद हम कहते हैं 498 रिसीव हुए, हर एक की वैल्यू थी 10, दैट इज 4980, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम ये बात कर लेते हैं कि जो 450 हैं, 450 यूनिट्स ऐसे हैं जो सेल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब सेल मैं कहता हूँ ₹20 के हो गए, 20 रुपीज़ से कर लेते हैं सेल। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 9000, ठीक है। तो 9000 की टोटल क्या है सेल प्राइस होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास अब इसके अंदर हम कैसे इसको ट्रीट करना है कि नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे मेनली सीखनी है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास 5000 की कॉस्ट थी, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किए ₹2000 हम कंसाइनी के एक्सपेंस जो ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस है हम उसको कहते हैं अज्यूम कर लेते हैं कि नील है, बिल्कुल कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस पार्ट नहीं है। इसके बाद अब अनसोल्ड स्टॉक कितना था, अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास यहाँ पे देखें 2 बैग्स तो वो हो गए थे, 450 टोटल सेल हुए थे। इट मीन्स 48 बैग्स जो हैं दोज आर अनसोल्ड। 48 बैग्स क्या है हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक का पार्ट है। 48 ये मल्टीप्लाई हो गया। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे फर्दर, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कंसाइंड थे, नंबर ऑफ यूनिट्स थे सेंड जो थे फॉर द पर्पस ऑफ सेल 500, नंबर ऑफ यूनिट्स कंसाइंड कितने थे 500। इसमें से हम क्या करेंगे 2 लेस कर लेंगे। अब 2 का मतलब ये वो यूनिट्स होंगे जो कि नॉर्मल लॉस का पार्ट बन गए थे, डैमेज हो गए थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 6000 डिवाइडेड बाय 498 मल्टीप्लाई बाय 48। तो जब ये कैलकुलेशन होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है, हमारी वैल्यू क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है वो क्या होती है ड्यू टू नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इंक्रीज क्यों होती है, बिकॉज जब भी हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो बड़ी वैल्यू हो और डिनोमिनेटर वैल्यू छोटी हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यू बड़ी आती है। अगर न्यूमिनेटर वैल्यू छोटी हो और डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी हो तो इसका मतलब है कि जो नेट रिजल्ट आता है वो हमारे पास स्मॉल वैल्यू आती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी कि अगर हमारे पास 6000 है
इसको हम डिवाइड करें 500 से तो जो वैल्यू आएगी वो एज़ कम्पेयर टू 498 वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब 6000 को मैं 498 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो मतलब ये है कि ड्यू टू नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है, क्या ट्रीट होता है, कैसे ट्रीट होता है। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, कहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए फार्मूला क्या यूज़ होता है, कैसे होता है। अब नॉर्मल लॉस हम एक्सप्रेस नहीं करते, किसी अकाउंट का मतलब ये क्या है, किसी अकाउंट के अंदर शो नहीं होता कि एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है। जैसे एबनॉर्मल लॉस हमने बात की थी कि जो एबनॉर्मल लॉस है वो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है। लेकिन नॉर्मल लॉस हिडन रहता है, इसकी वैल्यू रियलाइज हो जाती है कैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इन्फ्लेट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक है, इसको हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई वैल्यू रिकवरी हो जाती है, कोई अमाउंट रिकवर हो जाती है तो वो इसकी वैल्यू में से लेस हो जाती है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमने बात की कि एक तो हमारे पास ये मेथड है एनआरवी और कॉस्ट वाला, दूसरा ये है कि हम फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूले से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर प्लस ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंसाइंड और मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक। ये फार्मूला था हमारे पास किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। और जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, अगर होता है क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस, ठीक है, नेचुरल काजेज की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस जो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, उसको वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो रिड्यूस नहीं होता। अगर एबनॉर्मल लॉस हो भी जाता है, अगर क्वेश्चन का पार्ट बनता है एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो कंसाइनमेंट अकाउंट का ये प्रॉफिट है, यानी जो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है, वो उसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स को, कि कितने अकाउंट्स बनते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर और कौन से अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किस चीज़ का है, फॉर्मेट का है। फॉर्मेट किस में, 3 फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वुड बी कंसाइनमेंट अकाउंट, नंबर 2 वुड बी कंसाइनीज अकाउंट, नंबर 3 वुड बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फॉलो करती रहेगा, देखती रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।